एक ऐसी पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है जिसको वो फॉलो करना चाहता है, वो चाहता है, वो आइडियल करता है उसको, वो चाहता है कि वो वैसा बने या अपनी लाइफ में अप टू सम एक्सटेंट वो वैसी चीज़ें लेकर आए, वो बेहतरियाँ करता चला जाए उस इंसान की तरह। तो आज हम कुछ ऐसी ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। माइकल एच हार्ट एक एस्ट्रोफिजिक्स थे और एक बहुत अच्छे ऑथर भी थे। उन्होंने 5 बुक्स लिखी थी और उसमें से टॉप रैंकिंग बुक थी उनकी दी 100, जिसमें उन्होंने 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज के बारे में बात की, जिसको उन्होंने टॉप रैंकिंग पे रखा है ना, कि दुनिया में से वर्ल्ड वाइड लेवल पर, ये कोई एक जगह एक खित्ते या एक इलाके की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर उन्होंने तमाम पर्सनालिटीज को लेके उसमें से जो रैंकिंग की, तो उन्होंने 100 ऐसी पर्सनालिटीज निकाली जिसको उन्होंने कहा कि ये दीज आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज, जो कहीं ना कहीं हर इंसान की जिंदगी में यकसर तब्दीलियां लेकर आई हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे और हम ये जानकर बड़ा हैरान होंगे, मैं, आप और बहुत से लोग भी, क्या आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने टॉप रैंकिंग पे नंबर 1 किस पर्सनालिटी को रखा होगा? मैं अगर लिखने वाले के नाम पे जाऊं या उसके रिलीजन को लूं या वो देखूं कि किस थॉट ऑफ माइंड के बंदे थे, तो मैं कभी भी ना उस चीज पे पहुंच पाऊं कि उन्होंने टॉप रैंकिंग किस शख्सियत को दी होगी। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे और आपको भी जान के बहुत हैरानी होगी कि वो कौन थे। जी, तो नंबर 10 पे जिस पर्सनालिटी को उन्होंने अपनी बुक में रखा था वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन, और वो एक जर्मन बॉर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स थे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम सब जानते हैं, उन्होंने एनर्जी और मैथ्स का जो है ना उसकी क्वांटम थ्योरी प्रेजेंट की थी। उन्होंने इसका एक रिलेशन बनाया था एनर्जी मैथ्स का, और वो फार्मूला E=mc², जो आज हमारे बच्चे भी अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, आपकी मैट्रिक की सिलेबस की जो फिजिक्स है। तो फिजिक्स में उन्होंने एक फील्ड है, फिजिक्स एक पूरी फील्ड है और उसमें उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और सिर्फ एक उन्होंने एनर्जी मैथ्स का रिलेशन नहीं दिया, उन्होंने और भी बहुत से काम किए थे फिजिक्स के अंदर। उसके बावजूद ही वाज रैंक ऑन 10th पोजीशन। नंबर 9 पर है क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने अमेरिका डिस्कवर किया था, इन्होंने यूरोप को अमेरिका से कनेक्ट किया था। और कोलंबस के बारे में तो हम सारे ही जानते हैं, कोई भी रास्ता बताता है तो उसको ये कहते हैं अड्डा तो कोलंबस। फिर आते हैं नंबर 8 पर जोहानस गुटेनबर्ग, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था। ये प्रिंटिंग प्रेस अगर आज ना होता ना तो हम शायद मीडिया को एक्सप्लोर ना कर पाते। आज मीडिया की इतनी सारी फील्ड्स हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। तो बेसिकली जो मीडिया स्टार्ट हुआ था ये प्रिंट मीडिया से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा था जब राब्तों के लिए कोई जरिया नहीं था और किसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं कायम कर पा सकते होते थे। तो फिर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं, जो रिसाले पढ़ते हैं, जो हमारे पास इतनी सारी डिस्कवरीज हैं, हम जानते हैं कि जी फलां बंदे ने ये किया, पास्ट में ये हुआ, तो वो सारे प्रिंटिंग प्रेस की मातहत है। फिर उसके अलावा अगर कोई ऑथर किताब लिखता और वो हाथ से लिखता तो वो तो लिखता ही रह जाता कितने साल। तो प्रिंटिंग प्रेस ने ये काम भी आसान किया था। ये इसी तरह से है जैसे अगर आज आपकी व्हीकल्स इन्वेंट हो गई है तो जो सफर घंटों पे, दिनों पे, महीनों पे था वो आपका लम्हों पर आ गया है। तो इसी तरह से प्रिंटिंग प्रेस ने ये आसानी की कि आपके पास आज शायद चीजें और बड़े जैसे ही आपने सोचा और लिखा और आप उसकी हजारों कॉपियां जो है ना वो निकलवा सकते हैं। नंबर 7 पर है चिंग शॉन्ग, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। इन्होंने पेपर को इन्वेंट किया था और पेपर इन्वेंट होने से हमें बहुत से फायदे हुए थे, जिसमें से पहला फायदा तो ये था कि जब ये पेपर नहीं था तो लोग पत्तों पर लिखते थे, दरख्तों पे, पत्थरों पर लिखते थे, जो बड़ी बेबुनियाद सी चीजें थी और अगर वो मिसप्लेस हो जाता तो आपके पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं था। तो पेपर के इन्वेंट होने से सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हो गई थी। आप कुछ भी लेते हो आप उस पर लिख लेते हो। गो कि आज बहुत एडवांसमेंट होगी, बहुत मॉडर्न एरा हो गया, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आपके पास मोबाइल आ गए हैं, हमारे पास टैब्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, जिसमें हम अपना वर्क जो है वो लिखत पढ़त वाला काम नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पेपर की बड़ी अहमियत है। आपके पास जो बुक्स हैं वो पेपर में ही है, अगर वो ना हो तो हम फिर पढ़ भी नहीं सकते। तो एजुकेशन में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था पेपर ने, और उसकी बुनियाद किसने रखी थी? वो थे चिंग शॉन्ग, जो चाइनीज फिलोसोफर थे। फिर जी नंबर 6 पर आते हैं सेंट पॉल, जिनका बहुत बड़ा काम जो है वो क्रिश्चियनिटी से रेलेवेंट है कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को जो है उन्होंने फैलाया था बहुत ज़्यादा। और आज भी पॉपुलेशन के हिसाब से जो क्रिश्चियनिटी है वो ऐसा मजहब है जो नंबर 1 रैंकिंग पे आता है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन।
तो इन्होंने उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया कि इन्होंने इस मजहब को बहुत ज्यादा फरोग किया था, बहुत फैलाया था, लोगों को इसकी तालीमात पहुंचाई थी। एक अच्छा मुआशरा तश्कील देने के लिए इंसान को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उस पर टॉप रैंकिंग पे आती है आपकी ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस आता है, सिंसियरिटी आती है, आपके लिए काइंडशिप आती है एक दूसरे के साथ, और इक्वल बिहेवियर आता है। तो इन सब चीज़ों को जिस शख्सियत ने प्रोवोक किया था और उसको फैलाया था, और उन्होंने ये कहा था कि जी आप एग्रेशन और वायलेंस से दूर होकर चीज़ों को इन ग्राउंड्स पे लाकर देखो तो जिंदगी के हर मामले को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो है चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस, जो नंबर 5 पे रैंक करते हैं और इनका बहुत बड़ा किरदार है। वैसे तो हम सब जानते ही हैं इस बारे में, हमें चाइनीज मूवीज और चाइनीज कार्टून से इस चीज़ को देखने को मिलता है कि वो अपनी लाइफ में हर मामले को वो पेशेंस पे ला के जो है ना डील करने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो एकदम एग्रेशन को पसंद नहीं करते। और दुनिया में अगर कोई मोस्ट डिसिप्लिन्ड नेशन है तो वो आज भी चाइनीज़ और जापानीज़ ही हैं, और हम जानते भी हैं उनके इस बारे में कि वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं, और वो अपनी इन तालीमात की वजह से ही हैं। वो अपने बच्चों में, अपनी आने वाली नस्लों में इसी चीज़ को प्रोवोक करते हैं। जी, तो नंबर 4 पे आते हैं गौतम बुद्धा, जो कि रिलीजियस टीचर थे और बुद्धिज़्म के फाउंडर भी थे। जो बुद्धिज़्म है ये भी ऐसे ही मज़हब है जैसे हिंदुइज़्म और सिखिज़्म है, और ये किन एरियाज़ में पाया जाता है, चाइना, नेपाल और साउथ एशिया पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। और उन लोगों की कल्चरल एंड स्पिरिचुअल और सोशल लाइफ में आपको जो है ना इस मज़हब की तालीमात नज़र आएंगी, वो इसको बहुत फॉलो करते हैं। नंबर 3 पे जो पर्सनैलिटी है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और क्रिश्चियनिटी मजहब जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बिलोंग करता है। जी, तो सेकंड पे जो पर्सनालिटी है वो सर आइजैक न्यूटन है। न्यूटन के बारे में तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, और फिजिक्स में उनका बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में न्यूटन के मोस्ट पॉपुलर 3 लॉज हैं, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास एंड एक्सेलरेशन। और न्यूटन ने बेसिकली फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन का जो है वो रिलेशन प्रेजेंट किया था। और हर बच्चा कुछ याद करे ना करे ये 3 लॉज तो जरूर याद कर लेता है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट ईजीएस्ट लॉज, और पढ़ने में भी आसान और याद करने में भी इनका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। बेसिकली इन्होंने बड़े ईजी वे में अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर किया था। जी, तो नंबर 1 पे अब वो पर्सनालिटी आती है जिसको मैं या आप रैंक नहीं कर रहे हैं। इसको एक ऐसे इंसान ने रैंक किया जिसका कोई फेवरिज्म भी नहीं है, वो उस मजहब से भी बिलोंग नहीं करता। दुनिया जब गुमराही के थाने पर थी और हर तरफ गुमराही ही गुमराही थी, तब अल्लाह पाक ने रोशनी बनाकर जिस हस्ती को भेजा था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने अपनी रोशनी से दुनिया को मुनव्वर किया था। उन्होंने इंसान को बुराइयों से निकाल कर नेकी की तरफ लेकर आए थे, हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए थे। और सिर्फ कोई एक पहलू नहीं था कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी गुजारने का हर पहलू उन्होंने हमें सिखाया था। वो समाजी है, वो सियासी है, वो मुआशी है, वो मुआशरती है, वो इखलाकी है, वो इवन आप ये भी ले लेना कि गुलामों के साथ कैसे ट्रीट किया जाना है, उन्होंने वो भी हमें बताया। सादा से सादा बात तक भी हमें सिखाई है। तो हमें बीइंग अ मुस्लिम चाहिए कि हम उनको फॉलो करें। और माइकल हार्ट की स्टडी से इस बात का क्लियरेंस होती है कि जब उस बंदे ने भी स्टडी किया, एक नॉन मुस्लिम होकर जब उसने भी स्टडी किया कि वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ को लेके, तो उसने भी सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही टॉप रैंक पे दिया। तो ये कोई मामूली सी बात तो नहीं है, ये हमारे लिए तो एक बहुत प्राउड मोमेंट है, और हमें इस पे बहुत फख्र के साथ साथ, खुशी के साथ साथ हमें इसका असर भी लेना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, जिन बातों पे माइकल हार्ट ने आप सल्लम को रैंक दिया, वो यही था कि उनका आला किरदार था। ही वाज सादिक, ही वाज अमीन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के लक़ब से जाने जाते थे, तब भी जब उन्हें नबूवत नहीं मिली थी। नबी सल्लम के दुश्मन भी वो उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी और उनके बड़े बुलंद किरदार की वजह से उन पर ट्रस्ट करते थे। तो हमें भी वैसा ही होना चाहिए, हमें भी जुबान का वैसा ही पक्का होना चाहिए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत अहम किरदार जो उन्होंने औरतों के लिए, कि औरत जिस तरीके से जुल्म का शिकार थी आप सल्लम के आने से पहले, और औरतों को तो राइट्स तो बहुत दूर की बात है, उनको तो बेसिक राइट ऑफ लाइफ ही नहीं दिया जाता था। तो हमें चाहिए कि हम नबी सल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन
बनाएं और खुद को सुरखुरू करें इस जहान में भी और उस जहान में भी।